दोस्तों नमस्कार, नेशनल हिल्स पर आपका स्वागत है। आज आपसे 3 प्रमुख मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। अगर यह मुद्दे तथ्यों के साथ आपको पसंद आए तो इन्हें शेयर भी जरूर करिएगा, इसलिए क्योंकि देश में इन दिनों 2 मुद्दों को लेकर आम मतदाताओं, आम नागरिकों को लेकर भ्रमित करने, भड़काने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। यह दोनों मुद्दे हैं, एक आरक्षण का और दूसरा है वैक्सीनेशन का। एक बात और, यह है राहुल गांधी की अमेठी से उम्मीदवारी का। तो आइए पहले चलते हैं आरक्षण के मुद्दे पर। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं की तरफ से पिछले 1 सप्ताह से यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की यदि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली तीसरी सरकार केंद्र में बनती है तो आरक्षण पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। यह दावा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और घोषणा पत्र के प्रभारी रहे जयराम, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव समेत इंडी गठबंधन के सभी नेताओं की तरफ से यह दावा लगातार किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आरक्षण गया। अपनी बात के समर्थन में भाजपा के कुछ राज्य स्तरीय नेताओं के बयानों को वह सभी नेता बता रहे हैं कि कैसे और क्यों आरक्षण खत्म हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान को भी कोट किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था। हालांकि मोहन भागवत ने दोबारा फिर से यह स्टैंड लिया और बयान दिया कि वह आरक्षण के विरोधी नहीं, आरक्षण के समर्थक हैं। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करके अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। तो अब सिलसिलेवार समझिए कि आरक्षण का विरोधी कौन है। सबसे पहले शुरू करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किसी भी हिंदू जाति को आरक्षण की सुविधा नहीं मिलती है, जबकि कांग्रेस बीते 55 वर्षों तक केंद्र में सत्ता में रही और तमाम ऑर्डिनेंस उसने पास किए हैं संविधान में संशोधन करके। फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, जिसमें 2011 तक एससी को आरक्षण मिलता था, लेकिन विश्वविद्यालय की एक कमेटी ने 2011 में एक बैठक करके एससी को आरक्षण मिलने की पूरी व्यवस्था खत्म कर दी। पूरा का पूरा आरक्षण मुस्लिमों के कोटे में दर्ज कर दिया। इसमें 30% आरक्षण मुसलमानों को मिलता है, 10% आरक्षण मुस्लिम महिलाओं को मिलता है, 10% आरक्षण मुसलमानों में ओबीसी और एससी जातियों को मिलता है। मुसलमानों में ओबीसी और एससी को लेकर भारी विवाद देश में है कि क्या इस्लाम में भी जाति व्यवस्था है। इस्लामिक जानकार यह दावा करते हैं कि इस्लाम में कोई जाति नहीं होती और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी कहा है कि इस्लाम में कोई जाति नहीं होती।
फिर आइए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के हटने के पहले तक किसी भी दलित समुदाय को आरक्षण की कोई सुविधा नहीं मिलती थी। दलित समुदाय का व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो जाए, उसे किसी भी सरकारी पद पर आरक्षण की सुविधा नहीं मिलती थी। अब आइए चलिए दक्षिण में। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में कटौती करके मुस्लिमों की सभी जातियों को ओबीसी का हिस्सा बना दिया और हिंदू ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में कटौती करके धर्म आधारित आरक्षण देते हुए मुस्लिम ओबीसी यानी सभी मुसलमानों को उसमें शामिल कर दिया। इसका भारतीय जनता पार्टी निरंतर विरोध कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, दावा किया है कि 2004 में सरकार में आने के बाद पहली बार आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रयोग किया था और आंध्र प्रदेश को आरक्षण की प्रयोगशाला बनाया था। वहां से जो व्यवस्था निकली उसे आगे भी जारी रखने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी आप जान लीजिए कि उसकी किसी भी राज्य सरकार ने आरक्षण की किसी भी व्यवस्था में कोई कटौती नहीं की है। 10% सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए अमेंडमेंट करके उन्हें जोड़ा गया, यानी अतिरिक्त व्यवस्था की गई। किसी भी समुदाय को मिलने वाले आरक्षण में कोई कटौती नहीं हुई। तो आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी की सरकारें हैं जो आरक्षण में हेर फेर कर रही हैं। ओबीसी और एससी को मिलने वाले आरक्षण की सुविधा की विरोधी कौन है, समर्थक कौन है, ज्यादा अधिकार किन पार्टियों की सरकारों ने इन जातियों को दिया और किसने इनके आरक्षण में डेंट लगाया है। अब दूसरा मामला एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का। भारत में यह कोविशील्ड के नाम से कोरोना महामारी के दौरान लगाई गई थी, जिसे ब्रिटेन की कंपनी ने विकसित किया था। भारत में एक भारतीय कंपनी ने लाइसेंस लेकर इस वैक्सीन को बनाया और भारतीयों को लगाया। ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका ने एक अदालत में यह माना कि उसकी वैक्सीन से कुछ खतरे रहे हैं। हालांकि कंपनी ने यह दावा किया कि वह सभी लोगों पर यह खतरा नहीं है। भारत में यह खतरा कितना बड़ा था, यह भी भारत में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से जुड़े रहे डॉक्टरों, विशेषज्ञों, चिकित्सा क्षेत्र के जानकारों ने कहा है कि भारत में यदि वैक्सीनेशन नहीं किया गया होता तो कोरोना महामारी के दौरान प्रति 10 लाख की आबादी पर 15,000 जाने जाती, यानी 1 करोड़ की आबादी पर तकरीबन 1.5 लाख लोग मौत के शिकार हो जाते और पूरी आबादी यदि 150 करोड़ के आसपास मान ली जाए, 140 करोड़ के आसपास भी मान ली जाए, तो आप उस अनुपात में मौतों का आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जनहानि होती। यदि यह जनहानि रोकने से सरकार सफल हुई, लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाने में यदि सरकार सफल हुई, तो उसके पीछे तेजी से किए गए वैक्सीनेशन का ही प्रभाव है। ICMR जिसने वैक्सीनेशन के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी उसको प्रमाणित किया, उसको पुष्टित किया और उसको अनुमति प्रदान की कि हाँ, यह वैक्सीन अब किसी भी व्यक्ति को या किस आयु वर्ग के लोगों को लगाई जा सकती है। उसके
महानिदेशक ने यह कहा कि कोविशील्ड लेने वाले पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उन्हें किसी भी किस्म का अब खतरा नहीं है। यही नहीं, चंडीगढ़ पीजीआई में वैक्सीनेशन कमेटी की चेयरपर्सन रही डॉक्टर मधु गुप्ता ने भी यह बात कही कि वैक्सीनेशन के 20 दिन, 25 दिन या 1.5-2 महीने, अधिकतम 6 महीने तक जो भी उसके खतरे हो सकते थे वह उभर कर सामने आ जाते। दुनिया में ऐसी कोई वैक्सीन नहीं जिसका रिएक्शन ना होता हो। कोई अकेले कोविशील्ड का मामला नहीं है। जितनी भी वैक्सीन अब तक दुनिया भर में विकसित हुई, सबके अपने अपने खतरे हैं, लेकिन अब कोविशील्ड का कोई खतरा नहीं है। लेकिन राजनीति के इन विपक्षी धुरंधरों ने पिछले 2 दिनों में जनता को भड़काने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए, भ्रमित करने के लिए इस बात का अभियान छेड़ रखा है कि जिनको जिनको कोविशील्ड लगाई गई है उन सभी को अभी हृदयाघात का खतरा वर्तमान है। इस वैक्सीन को लगाने की मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या यह नेता यह बताने का कष्ट करेंगे कि यदि कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन नहीं लगाई जाती और करोड़ों करोड़ लोग मौत के मुंह में चले जाते, तब इनकी क्या प्रतिक्रिया होती? क्या यह इस बात की आलोचना नहीं करते कि वैक्सीनेशन क्यों नहीं किया जा रहा है? हमें तो कोरोना महामारी के दौरान की बात भी याद है, जब यही नेता इस बात को कहते, इस बात के लिए आलोचना करते, थकते नहीं थे कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार महामारी पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से विफल है। वह वैक्सीनेशन भी नहीं कर पा रही है, वह दवाइयाँ भी नहीं दे पा रही है, वह लोगों के जरूरी इलाज भी नहीं कर पा रही है। लेकिन तथ्य इस बात के बिल्कुल उलट है। भारत की जितनी बड़ी आबादी है उस अनुपात में दुनिया के किसी भी अन्य देशों की तुलना में मौतें कम हुई। भारत से ज़्यादा मौतें अमेरिका जैसे देश में हुई जो पूर्ण रूप से विकसित है, जो अर्थव्यवस्था में भारत से कई गुना बड़ा है, स्वास्थ्य सुविधाएं भारत से कई गुना ज़्यादा है, फिर भी वह अपने लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचा नहीं सका। बहुत बड़ी संख्या में मौतें हुई। इटली जैसे देश में बड़ी संख्या में मौतें हुई। अपने परिवार के ही लोगों ने लाशों को हटाने की जहमत नहीं उठाई। ये विकसित देशों की बात है। भारत जैसे कम विकसित देश में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं भी पूर्व की सरकारों ने उस ढंग से विकसित नहीं किया था कि कोरोना जैसी महामारी में सबको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती, मौतों का आंकड़ा कम रखने में सरकारें सफल हुई। तो इन नेताओं को जनता को बरगलाने से बाज आना चाहिए। और नेतागिरी अपनी जगह है, सरकार की आलोचना भी करनी चाहिए। यदि विपक्ष सरकार की आलोचना ना करे तो भी गलत है, लेकिन आम आदमी, बड़ी आबादी ऐसी है जो अशिक्षित है या कम पढ़ी लिखी है, जिसे ज्ञान विज्ञान के बारे में नहीं पता है, ऐसी आबादी भी है जो इन पार्टियों की समर्थक है। यदि वह इनकी बातों में आकर प्रदर्शन करने लगे, धरना देने लगे, तो क्या यह नेता उसको समझाकर लौटा पाएंगे? शायद नहीं। यह आग में घी डालने का काम ही करेंगे। इसलिए ऐसे नेताओं से आम जनता को सावधान सतर्क रहने की जरूरत है, जो उनके जीवन से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। अब तीसरी बात, राहुल गांधी को लेकर पिछले एक सप्ताह से लगातार मीडिया में यह बात आ रही है कि वह
अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। अमेठी और रायबरेली में 20 मई को मतदान होना है। 3 मई तक ही इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में नामांकन की अंतिम तिथि है। आज 2 मई है। अब तक कांग्रेस ने इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। 2019 में अमेठी में राहुल गांधी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे और वायनाड से वह चुनाव जीते थे। वायनाड जाने के बाद उन्होंने उत्तर भारतीयों के सोचने पर, उनके ज्ञान पर सवाल खड़े किए थे। अब वह फिर अमेठी आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन एक दिन बाद ही नामांकन की अंतिम तिथि है और अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन 2 मई की दोपहर 12 बजे तक उनके नामांकन को लेकर या उनके प्रत्याशी होने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। कांग्रेस के एक राज्य स्तरीय नेता ने बातचीत के दौरान यह दावा किया कि पार्टी के इंटरनल रिपोर्ट के अनुसार वहां यदि राहुल गांधी लड़ने जाते हैं तो यह तय नहीं है कि वह चुनाव जीतेंगे ही। इस डर से राहुल गांधी अमेठी आने से हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की राज्य स्तरीय इकाई उन्हें अमेठी से चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन पुरजोर दबाव न वह दे पा रही है न ही दे सकती है, क्योंकि राहुल गांधी पार्टी के मुखिया हैं। उनका फैसला ही अंतिम होगा। ना पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उन्हें इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि वह अमेठी जाएं और चुनाव लड़ें और ताकत दिखाएं, हिम्मत दिखाएं, हौसला दिखाएं। हार जीत तो अलग बात है, ये चुनाव का हिस्सा है। अमेठी में राहुल गांधी की प्रत्याशी घोषित करने को लेकर यह भी हो सकता कांग्रेस की कोई रणनीति हो, वह अंतिम दिन घोषित करे और उसी दिन नामांकन करा दे। 2019 में रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव जीती थीं। इसके बावजूद इस सीट पर अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। यह कांग्रेस की कौन सी रणनीति हो सकती है? यह अब तक लोगों के समझ के परे है। यदि वहां प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना था या जिस किसी को भी कांग्रेस को लड़ाना है, उसके घोषणा कर दी जानी चाहिए थी। जो भी प्रत्याशी आएगा उसे 16-17 दिनों में ही पूरे लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण करना होगा। लोगों तक अपनी बात, अपनी आवाज, अपने मुद्दे, अपने विचार पहुंचाने होंगे। क्या यह संभव होगा? यदि प्रियंका गांधी आती हैं तो बहुत संभव है पूरी पार्टी जुट करके लोकसभा क्षेत्र में तेजी से अपनी बात कह डाले, कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात लोगों तक पहुंचा डाले। लेकिन यदि कोई नया प्रत्याशी आता है तब उसका पूरे लोकसभा क्षेत्र में पहुंचना मुश्किल होगा। हालांकि भाजपा ने भी कांग्रेस की रणनीति को देखते हुए रायबरेली से अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। अमेठी में स्मृति ईरानी नामांकन कर चुकी हैं। वह पिछले सप्ताह भर से वहीं पर डटी हैं और अपना धुआंधार प्रचार कर रही हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर करना न भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।